English Book 1 for Class First Year, टेस्ट एडिशन, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिलखैर। आज हम रीडिंग करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है वंस मोर टू द लेक। सबक पढ़ना शुरू करती हूँ। One summer, along about 1904, my father rented a camp on a lake in Maine and took us all there for the month of August. अब इसमें वो बता रहे हैं कि एक गर्मियों में, जबकि तकरीबन 1904 का ये ज़माना है, यानी जो साल है, जो ईयर है 1904, अगर आप हिसाब लगा लें इस वक्त तो हम 2023 में बैठे हैं, यानी कि तकरीबन 119 साल पुरानी ये बात है कि वो बताते हैं कि उनके वालिद ने एक कैंप जो कि झील के किनारे था, मेन झील जो है, मेन सिटी का नाम है, अमेरिका के एक इलाके का नाम है, वहाँ का उन्होंने जब वहाँ जो बहुत सारी नहरें हैं वहाँ पे, वैसे वहाँ पे बहुत सारी नहरें हैं, बहुत सारी दरिया हैं, बहुत सारी झीलें हैं, तो ये ख़ास तो उन्होंने नाम तो नहीं बताया कि कौन सी वाली झील, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ज़रूर इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, गूगल पे जाइएगा, वहाँ पे लेक इन मेन लिखिएगा तो आपको बहुत सारी झीलों के नाम वहाँ पे नज़र आ जाएंगे, उनको ज़रूर आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा। जो इसके बाद की वीडियो है उसमें भी मैंने कुछ आपको लेक जो है उनकी तस्वीर भी डाली है मेन की, ठीक है। अच्छा, अब वो यहाँ बता रहे हैं कि मेरे वालिद वहाँ लेके गए और अगस्त का महीना था। अच्छा, अब ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो अगस्त की छुट्टियाँ होती हैं, हमारी जो समर वेकेशन होती है ना, गर्मियों की छुट्टियाँ जो हमारी होती हैं, वो होती हैं जून जुलाई में, लेकिन अमेरिका में और दूसरे बाकी ममालिक में जो है वो होती हैं जुलाई और अगस्त की, ठीक है। तो थोड़ा सा ये फ़र्क हमारी छुट्टियाँ गए, तो लिहाजा वो समर में, गर्मियों में, अगस्त के महीने में वहाँ पर गए और वहाँ पर उनके वालिद ने एक कैंप जो था, जैसे हम लोग जाते हैं साहिल पर तो कभी हम हट जो होता है वो किराए पे ले लेते हैं रहने के लिए, तो उनके वालिद ने इसी तरह वो कैंप ले लिया। एक्सेप्ट सम माइनर इनकन्वीनियंसेस, द वेकेशन वाज अ सक्सेस and from then on, none of us ever thought there was any place in the world like that lake in Maine. ओके, अब वो ये कहते हैं सिवाय एक्सेप्ट सम, सिवाय कुछ माइनर इनकन्वीनियंसेस, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें थी जो कि उनको ज़रा तकलीफ़ हुई, सहूलत ना रही उनकी। ज़ाहिर है अब आप शहर से बाहर जाएंगे, किसी छोटे इलाके में जाएंगे इस तरह के, तो ये तो होता ही है कि थोड़ा बहुत जो है वो दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है, तो वो थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो हुई, लेकिन जो छुट्टियां थी वो उनकी बड़ी कामयाब गुजरी। और उसके बाद से लेकर अब तक, जब तक भी उनकी ज़िंदगी रही है, जब तक उन्होंने ये अपना चैप्टर लिखा है, इस आर्टिकल को लिखा है, तो वो बताते हैं कि हमने कभी भी, उसके बाद से हमने कभी भी नहीं सोचा कि दुनिया में कोई और ऐसी जगह है जो कि इस लेक से ज़्यादा अच्छी है, जो कि मेन में जो लेक है इस लेक से ज़्यादा कोई अच्छी जगह है। वी रिटर्न समर आफ्टर समर ऑलवेज ऑन अगस्त फर्स्ट फॉर 1 मंथ। और हर समर, हर छुट्टियों में, हर गर्मियों में जो है वो वहाँ चले जाते थे अगस्त की पहली तारीख को, और पूरा महीना वो वहीं पर गुजारा करते थे। अ फ्यू वीक्स अगो, तकरीबन एक हफ़्ता पहले, दिस फीलिंग गॉट सो स्ट्रॉन्ग, ये एहसास बहुत ज़्यादा हुआ। आई बॉट माई सेल्फ अ कपल ऑफ फिश हुक्स एंड अ स्पिनर एंड रिटर्न टू द लेक वेयर वी यूज टू गो फॉर अ वॉक फॉर अ वीक्स फिशिंग एंड टू रीविज़िट ओल्ड प्लेस। अच्छा, अब कुछ उनको महसूस हुआ कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए, तो लिहाजा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ जो है वो फ़िश हुक्स, क्या फ़िशिंग करनी थी तो फ़िश मछलियों को पकड़ने के लिए उनके हुक्स भी उन्होंने वहाँ से परचेज़ किए, कुछ स्पिनर्स भी, ये मछली को पकड़ने ही के ये होते हैं, वो अपने उन्होंने वहाँ से परचेज़ किए। और फिर उन्होंने सोचा कि चलें अब हम एक हफ़्ते के लिए वहाँ जाते हैं दोबारा उस जगह पर, और वहाँ फ़िशिंग करते हैं, रीविज़िट करते हैं इस प्लेस को, पुरानी जगह को, देखते हैं कि अब वो कैसी हैं। आई टूक अलॉन्ग माई सन, मैंने साथ में अपने बेटे को भी रखा, who had never had any fresh water up his nose and who had seen lily pads only from train window। कहते हैं मेरा बेटा जो है उसने कभी भी ताज़ा पानी को, झील जो होती है उसमें ताज़ा पानी होता है ना, फ्रेश वाटर होता है, तो कहते हैं उसने कभी भी ताज़ा पानी को, कभी उसकी नाक तक भी नहीं गया था। ज़ाहिर है इसका मतलब है कि पानी में कभी उसने डुबकी नहीं लगाई थी, कभी ज़रा पानी में डूबा नहीं था, गया नहीं था, या पानी में तैरा नहीं था, तो लिहाजा उन्होंने उसको साथ लिया। और साथ ही साथ जो लिली पैड्स हैं, यानी कमल के फूलों के जो पत्ते हैं, वो भी उसने बस ट्रेन में से ही देखे थे, हकीकत में अपनी मतलब करीब जाकर अपनी नज़रों से नहीं देखा। इसकी भी तस्वीर मैंने लगाई हुई है, आप इसको देख सकते हैं।
तो वो उन्होंने बस ट्रेन की विंडो से रेलगाड़ी में जाते हुए देखा। ऑन द जर्नी ओवर टू द लेक, अब जब जो सफ़र था जो कि लेक की तरफ, झील की तरफ जा रहा था, आई बिगेन टू वंडर वॉट इट वुड बी लाइक, मैं ये सोच रहा था सफ़र के दौरान कि अब वो कैसी होगी। यानी बचपन में तो गए थे अपने वालिद के साथ, अब जब जा रहे हैं अपने बेटे को लेकर, तो अब वो लेक कैसी होगी। आई वंडर्ड हाउ टाइम वुड हैव मार्ड दिस यूनिक, दिस ब्यूटीफुल स्पॉट। और साथ साथ वो ये भी सोच रहे थे कि अब वक्त ने इस खूबसूरत सी जगह को मार्ड यानी ख़राब कर देना, स्पॉइल कर देना। तो वक्त ने इसको पता नहीं कितना बिगाड़ दिया होगा, जो ये यूनिक सी जगह है, मतलब ऐसी जगह है कि उस जैसी कोई दूसरी जगह नहीं है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। द शेल्टर्ड बे एंड स्ट्रीम, अब उसमें जो है वो शेल्टर्ड उसकी खलीज है, बे कहते हैं खलीज को जो थोड़ी जगह पर थोड़ा सा कहीं ज़मीन में समंदर या दरिया के किनारे या झील के किनारे दब सा जाए जगह और फिर वहाँ पर पानी जमा हो जाए, तो वो खलीज कहलाती है। तो वो जो उसकी खलीज थी और वो जो स्ट्रीम वहाँ से निकलती थी, नहरें नदियाँ निकलती थीं, तो वो सब की सब कैसी हैं। द हिल्स दैट द सन सेट बिहाइंड, और वो पहाड़ जिनके पीछे के सूरज छुपा करता था। द कैंप्स एंड द पास बिहाइंड द कैंप्स, और कैंप के पीछे के रास्ते, यानी हर चीज़ उनको याद आ रही है और वो सोच रहे हैं कि वो तमाम जगहें, वो तमाम चीज़ें जो हमने देखी थी, अब वो इतने अरसे बाद जब वापस जाएंगे तो कैसी दिखेंगी। I was sure that the tarred road would have found it out, and I wondered in what other ways it would be desolated. अब ये कहते हैं कि मैं सोच रहा था और मुझे थोड़ा यकीन भी था कि आई वॉज श्योर, यानी मैं यकीन में था, आई वॉज श्योर दैट द टार रोड, टार कहते हैं जो हमने हमारी जो रोड होता है उसमें देखा होगा आपने ब्लैक कलर का जो है तारकोल पड़ा हुआ होता है जिससे कि पत्थर चिपके हुए होते हैं ना, तो कहते हैं ये जो तारकोल वाला रोड है ये हमें वो मिल गया हमें और फिर हम उसके साथ हम पहुंच गए। आई वंडर इन वॉट अदर वेज इट वुड बी डेसोलेटेड, कहते हैं अब पता नहीं और कौन से तरीक़ेकार होंगे। यानी देखिए कहने का मकसद यहाँ ये है कि जब कोई नेचुरल ब्यूटी होती है और हम उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, वहाँ रास्ते बनाना चाहते हैं, सड़कें बनाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है जो उसकी नेचुरल खूबसूरती होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो कहते हैं एक तो ये चीज़ हो गई कि वहाँ पे ये रोड वहाँ बन गया था तारकोल वाला। अब इसके अलावा क्या चीज़ है जिसने उसको डेसोलेट कर दिया है, वीरान कर दिया है। इट इज़ स्ट्रेंज हाउ मच यू कैन रिमेंबर अबाउट प्लेसेस लाइक, कहते हैं अब ये हैरत की बात है कि आप ऐसी जगहों के बारे में कितना सोच सकते हैं। that once you allow your mind to return into the grooves which lead back, कहते हैं अब आपके दिमाग में जो चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि हम जब वहाँ पहले जाते थे तो कैसा था, अब हम जा रहे हैं तो अब क्या होगा, या अपनी माजी की यादों में खो जाना। तो ये सब चीज़ों से आप कितना याद कर सकते हैं पुरानी बातें। कभी कभार तो जब आप उसको बार बार याद करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह याद आ जाती हैं, लेकिन जब आप कभी बार बार नहीं याद कर रहे होते हैं, बहुत ऐसे बात किसी चीज़ को याद करते हैं, कुछ कुछ याद आता है, कुछ कुछ आप भूल जाते हैं। अब वो अपनी याददाश्त बता रहे हैं आगे। यू रिमेंबर वन थिंग, कहते हैं आपको एक बात याद रहती है, एंड दैट सडनली रिमाइंड्स यू ऑफ अनदर थिंग, एक बात याद आती है उसके साथ लगकर एक और बात याद आ जाती है। आई गेस आई रिमेंबर क्लियरेस्ट ऑफ ऑल द अर्ली मॉर्निंग्स व्हेन द लेक वॉज कूल एंड मोशनलेस, remembered how the bedroom smelled of the lumber it was made of and wet woods whose scent entered through the screen। अब जो वो चीज़ें याद कर रहे हैं तो वो कहते हैं मुझे याद आ रहा है सुबह का वक्त, जबकि जो झील थी वो बहुत ही ठंडी थी, मोशनलेस थी, मतलब उसका पानी जो है वो बहुत शोर शराबे नहीं कर रहा था। एक चीज़ भी और भी जहन में रखिएगा कि झील हो या दरिया हो, उसका पानी कोई ठाटे मारते हुए समंदर की तरह नहीं होता। ज़्यादा शोर शराबा, लहरों की ऊंचाई, लहरों का आना जाना, ये सब कुछ ना समंदर में होता है। झील अमूमन बहुत पुरसकून सी होती है, पानी उसका ठहरा हुआ सा होता है, बस जब कश्तियाँ वगैरह उसमें चलती हैं तो वो आवाज़ पैदा करती है, वरना लहरें वगैरह नहीं आती हैं उसमें। तो लिहाजा वो यही याद कर रहे हैं कि वो ठंडी सी सुबह, जब ठंडी ठंडा पानी होगा, मोशनलेस होगी वो। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने याद किया कि जो बराबर में जो कैंप जिसमें वो रहते थे तो वहाँ पर वो लकड़ी की जो स्मेल आती थी वो, यानी तमाम चीज़ें वहाँ पर उन्हें वो तमाम चीज़ें याद आ रही हैं। एक एक तरह से समझ लीजिए कि उनके दिमाग पे एक स्क्रीन पे ये फिल्म चल रही है जो बचपन में जब वो जाते थे तो वो तमाम चीज़ों को याद करके। द पार्टीशंस इन द कैंप वर थिन एंड डिड नॉट एक्सटेंड clear to the top of the rooms, and as I was always the first up, I would dress softly so as not to wake the others and sneak out into the sweat
into the sweet outdoors and start out in the canoe, keeping close along the shore in the long shadows of the pines. Okay, अब वो बता रहे हैं कि पार्टीशंस जो होते थे कैंप के दरमियान में वो बहुत थिन से होते थे, यानी ऐसे नहीं कि अगर एक कैंप में अगर आप कोई काम करें तो दूसरे को पता ना चले, बल्कि ये होगा कि दूसरे को भी एक आवाज़ होगी या डिस्टर्बेंस होगी। तो लिहाजा ये क्या करते थे कि इन्हें बहुत अच्छी तरह से जो याद है वो क्या है कि क्योंकि पार्टीशन जो थे वो पूरी छत तक भी नहीं जाते थे, लिहाजा ये जब सुबह उठते थे सबसे पहले उठ जाया करते थे और बहुत ही आराम से अपने कपड़े इन्होंने चेंज किए, खामोशी के साथ, सॉफ्टली, नरमी के साथ का मतलब ये यहाँ पे ये कि ऐसे कि आवाज़ नहीं हो। एक होता है ना लोग धड़ाधड़ कपड़ों को झटकते हैं फिर पहनते हैं, फिर उसमें पहनने के दरमियान में हाथ तेज़ी से डाला, ये क्या शोर शराबा। लेकिन उन्होंने क्या किया, आराम से खामोशी के साथ उसको पहना अपने कपड़ों को और फिर चुपके से बाहर निकल आए। स्नीक करना मतलब होता है चुपके से निकलना, चुपके से बाहर निकल आए और बाहर की तरफ उन्होंने देखा और बहुत खुश हुए। और कैनो कहते हैं किसी छोटी, वो जो पुराने ज़माने में कश्तियाँ चलती थी चप्पू के साथ, वैसी कश्ती को, तो उस कश्ती में बैठे और फिर शोर के साथ साथ, यानी कि शोर वाला शोर नहीं, ये शोर है दरिया का किनारा, झील का किनारा। तो झील के किनारे किनारे जो पाइन के दरख्त थे उसके साथ साथ जो है वो मूव करते रहे और उन्होंने जो है अपनी कश्ती को वहाँ चलाते रहे और सुबह को एंजॉय किया। द लेक हैड नेवर बिन वॉट यू वुड कॉल अ वाइड लेक। अब वो कहते हैं कि ये जो लेक है ये वैसे नहीं है जिसको कि आप कहेंगे जंगली लेक। अरे जंगली लेक का मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि वो कोई जंगलों जैसी थी या कुछ खौफनाक किस्म की थी, बल्कि हाँ मतलब ये कि कोई बहुत सारी झाड़ियाँ उगी हुई हों, बहुत सारे ऐसे दरख्त उगे पौधे उगे हुए हों जो कि आपको परेशान करें, ऐसा कुछ नहीं था। देयर वर कॉटेज स्प्रिंकल अराउंड द शोर्स, बल्कि था क्या कि वहाँ पे छोटे छोटे कॉटेजेस थे, झोपड़ियाँ थीं, मकानात थे, समझ लीजिए छोटे छोटे मकानात जो कि फैले हुए थे साहिल के करीब करीब। एंड इट वाज इन फार्मिंग ऑल दो, और वहाँ पे क्या है खेत भी थे, मतलब खेत ऐसा जो फार्मर्स वगैरह के। द शोर्स ऑफ द लेक वर क्वाइट हैविली वुडेड, और जो साहिल था उसके पास बहुत सारे दरख्त भी थे। वुडेड होने का मतलब है कि लकड़ियाँ होना, ज़ाहिर है कि लकड़ी के दरख्त होना। सम ऑफ द कॉटेज वर ओन्ड बाय नियर बाय फार्मर्स, कुछ जो कॉटेजेस वहाँ थे वो वहीं पे करीब रहने वाले खेतों में काम करने वाले किसानों के थे। एंड यू वुड लिव एट द शोर एंड ईट योर मील एट द फार्म हाउस, यानी कि अब ये मज़े थे कि आप जो है साहिल पर रहें और खाना वाना खाने के लिए फार्म हाउस चले जाएँ, वहाँ से खाएँ पिएँ। दैट इज़ वॉट आवर फैमिली डिड, और यही हमारी फैमिली भी किया करती थी, हमारी फैमिली ने भी यही किया। आई वॉज राइट अबाउट द टार। अब वो तकरीबन उस जो टार है यानी जो तारकोल था उसकी तरफ थे। इट लेड टू द विद इन हाफ अ माइल ऑफ द शोर, और ये तकरीबन आधा मील साहिल तक फैला हुआ था या जाता था। व्हेन आई गॉट बैक देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा विद माई बॉय, अपने बेटे के साथ, एंड वी सेटल इन टू अ कैंप नियर अ फार्म हाउस, और हम सेटल्ड हो गए, रुक गए, रह गए हम एक कैंप में जो कि फार्म हाउस के पास था। एंड इन टू द काइंड ऑफ समर टाइम, और वो एक तरह का समझ लीजिए कि समर टाइम था। आई हैड नोन, मैं जानता था। आई कुड टेल दैट इट वॉज गोइंग टू बी प्रिटी मच द सेम एज इट हैड बीन बिफोर, और मैं ये कह सकता था कि बिल्कुल वैसा ही होगा, तकरीबन तकरीबन वैसा ही होगा जैसा कि पहले था। I began to sustain the illusion that he was I, and therefore by simple transposition that I was my father. और जब वो वहाँ पहुँचा, क्योंकि बचपन में वो अपने वालिद के साथ वहाँ पहुँचा करते थे, तो लिहाजा अब उनके जहन में फ़ौरन ही ये तसव्वुर आया कि मैं जो हूँ वो अपने वालिद की जगह पर हूँ और मेरा बेटा जो है वो अब मेरी जगह पर है। यानी उन्होंने अपने आप को अपना वालिद तसव्वुर किया और अपने बेटे को खुद तसव्वुर किया कि, और उन दिनों को याद किया जबकि वो वहाँ पर बचपन में आया करते थे। This sensation persisted, kept cropping up all the time we were there. कहते हैं और ये ख्याल कि मैं वालिद की जगह पर हूँ और मेरा बेटा मेरी जगह पर है तकरीबन हर वक्त ही उनके साथ रहा जब तक कि वो वहाँ रहे। It was not an entirely new feeling, but इन द सेटिंग इट ग्रू मच स्ट्रॉन्गर। कहते हैं ये कोई नई बात तो नहीं थी मुकम्मल तौर पर, क्योंकि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है ना कि लोग जब अपने बच्चों के साथ होते हैं तो याद करते हैं या उन्हें याद दिलाया जाता है कि देखें आप भी बचपन में ऐसे ही करते थे। तो इस तरह की फीलिंग्स उनको आती थी, लेकिन यहाँ पर इस लेक के पास जाने के बाद ये जो फीलिंग्स थी ये बहुत ज़्यादा हो गई। आई सीम टू बी लिविंग अ डुअल एग्जिस्टेंस, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दो तरह से ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, और एक अपनी खुद की, एक अपने वालिद की और एक अपनी खुद की। I would be in the middle of some simple act. I would be picking up a bait box
or laying down a table fork, or I would be saying something and suddenly it would be not I but my father who was saying the words or making the gestures. अब वो ये कहते हैं कि कभी ऐसा होता कि मैं कोई बात कह रहा हूँ, मैं कोई चीज़ उठा रहा हूँ, बेट बॉक्स कहते हैं वो जो मछलियों को पकड़ने के लिए उन्होंने इसका शिकार डाला है, जो चीज़ें ली हुई होंगी, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो उस पर लगा दिए जाते हैं आगे कांटे पे ताकि मछली उसको खाने के लिए और पकड़े। तो कभी ऐसा लगता है जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों से काम करवाते हैं ना कि ये उठा दो वो उठा दो, तो कभी कभार मैं ऐसे कर रहा होता था, कभी मैं अपनी टेबल पर कांटा रख रहा होता था, और कभी मैं काम कह रहा होता था, यानी बाप की जगह पर होता था और मैं कहता था कि ये कर लो या वो कर लो। तो मुझे बस ऐसा लगता है कि जैसे मैं बिल्कुल वही कुछ कर रहा हूँ, या वैसे ही मेरे इमोशंस हैं या मेरे जेस्चर्स हैं, यानी मेरे चेहरे के जो तासुरात हैं, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो वैसी ही है जैसा कि मेरे वालिद की हुआ करती थी। आई फेल्ट द सेम डैम मॉस कवरिंग, और मैंने महसूस किया, इट गेव मी अ क्रीपी सेंसेशन। अब ये जो ख़्याल था कि कभी मैं अपने वालिद की जगह पर हूँ और कभी मैं अपने बेटे की जगह पर हूँ, ये मुझे जो है इसमें मुझे एक तरह से जो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रेंगती हुई सी चीज़, एक होता है ना फीलिंग आपकी होती है, आप महसूस कर रहे होते हैं चीज़ों को कि शायद ये हमारे अंदर दाखिल हो रही हैं, कोई चीज़ रेंग सी रही है। ये एहसास उसके अंदर रेंग रहा था कि कभी वो अपने वालिद की जगह पर है, कभी वो अपने बेटे की जगह पर है। इट गेव मी ए क्रीपी सेंसेशन। वी वेंट फिशिंग द फर्स्ट मॉर्निंग, पहली सुबह को हम फिशिंग करने गए यानी मछलियाँ पकड़ने के लिए गए। आई फेल्ट द सेम डैम्प मॉस कवरिंग द वॉर्म्स इन द बेट कैन एंड सॉ द ड्रैगन फ्लाई alight on the tip of my rod as it hovered a few inches from the surface of the water. Okay. We went fishing the first morning. पहली सुबह हम मछली पकड़ने के लिए गए। I felt the same damp moss covering the worms in the bait can. और मैंने वही महसूस किया कि जिस तरह के वो गीली सी मलगजी सी जो घास थी, या जो क्या कहना चाहिए काई जिसको कहना चाहिए कि वो जो थी वो वहाँ पर मौजूद थी शिकार के लिए, जिससे कि मछलियों को पकड़ने के लिए वहाँ पर बैठ के साथ मौजूद थी। फिर उसके साथ साथ उन्होंने देखा कि वही ड्रैगन फ्लाई जो थी, अक्सर आपने देखा होगा ना, जो हम कहते हैं हेलीकॉप्टर भी कह रहे होते हैं हम लोग उनको, ड्रैगन फ्लाई को, वो वहाँ पर मौजूद थी। कभी वो आकर उनकी रॉड के टिप पर बैठ जाती, कभी वो उनके सरों पर ऊपर मंडाया करती, होवर्ड करना है नहीं मंडलाना, तो कभी वो इस तरह से घूम रही होती थी। अक्सर आपने देखा होगा साहिल पर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ के पानी खड़ा हुआ हो, तो वहाँ पर हम उसे टिड्डे भी कहते हैं, और वो जो हेलीकॉप्टर कहते हैं यूजुअली, इसको याद रख लीजिएगा, ड्रैगन फ्लाई को बड़े बड़े से उसके पर होते हैं। तो उस तरह का भी अगर मुझे तस्वीर मिल गई तो मैं ज़रूर लगा दूँगी ड्रैगन फ्लाई की, तो आप देख लीजिएगा कि ड्रैगन फ्लाई जो है वो कैसी होती है। अच्छा जी, इट वॉज द अराइवल ऑफ दिस फ्लाई that convinced me beyond any doubt that everything was as it always had been. और जब वो फ्लाई, वो मक्खी जो है या वो कीड़ा जो है, वो ड्रैगन फ्लाई जो है, वो जब उनके पास आई तो कहने लगे बस फिर मुझे समझे, इसने मुझे कन्विंस कर दिया, मुझे यकीन दिला दिया इस बात का कि चीज़ें वैसी ही हैं जैसी कि पहले थीं, यानी कि जब वो बचपन में आ रहे थे बिल्कुल वैसी हैं, कुछ नहीं बदला है। दैट द ईयर्स वर अ मिराज एंड देयर हैड बीन नो ईयर्स, यानी ऐसा लग रहा था जैसे जो वक्त गुजरा है वो कुछ भी नहीं है, वो वक्त बस ऐसा ही है जैसे कि एक शराब सा हो। अच्छा, अब शराब क्या होता है बहुत से बच्चों को उर्दू में ये भी नहीं पता होगा ना। शराब असल में ये होता है कि जब आप किसी बहुत ज़्यादा धूप होती है या कुछ खासकर धूप ही ऐसी होती है तो आपको दूर से ऐसा नज़र आता है जैसे कुछ पानी पानी सा है, जब आप करीब जाते हैं तो आपको लगता है पानी वगैरह, तो कुछ भी नहीं है, कुछ इमेजेस आपको जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। तो अब जैसे इनको भी यही कि जब सारा वक्त जो गुजरा है वो बस ऐसे ही गुजर गया है, उसकी कोई हकीकत नहीं है, वो एक शराब सा है, और अब जिस वक्त में मौजूद हैं ये असल में ये वक्त है। द स्मॉल वेव्स वर द सेम, वही छोटी सी कश्तियाँ थीं। Checking the rowboat under the chin as we fished at anchor, and the boat was the same boat, the same color green, and the ribs broken in the same places, and under the floorboards the same fresh water leaving and debris. The same color green, and the ribs broken in the same places, and under the floorboards the same fresh water leaving and debris. अब वो यही वाली बात है, जैसे आप कभी किमाड़ी जाएं या आप किमाड़ी से मलोड़ा जाएं, कराची में रहने वालों के लिए मैं बता रही हूँ कि किमाड़ी से अगर आप कश्ती में बैठें और मलोड़ा जाएं तो वहाँ आपको कुछ अच्छी वाली भी बोट मिल जाएंगी जिसमें कि मोटर वगैरह लगी हुई होगी, और कुछ पुरानी सी किस्म की जो है वो पुरानी बेचारी
आधी समझिए कि टूटी फूटी सी बोट्स में वो भी मिल जाएंगी, होंगी, लेकिन मतलब चलेंगी सही, डूबे वगैरह की नहीं। तो उसमें आपको कभी ऐसे लगेगा कि जैसे नीचे से पानी भी आ रहा है, कुछ ऐसा डूबती नहीं है, सही चलती हैं वो, लेकिन बस बहुत पुरानी जैसी होती हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही ऐसे ही लग रहा था कि जो पट्टियाँ निकली हुई हैं, पैर रखने की जो जगह होती है बोट में जिस पे आप पैर रख के बैठते हैं, तो वो टूटी हुई है। बिल्कुल वही हालात थे जैसे कि पहले कभी थे। यानी इसको देखकर आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1904 में अमेरिका के भी वही हालात थे जो आज 2023 में भी पाकिस्तान के हैं। बहरहाल, तो लिहाजा वही कहते हैं, वही फ्रेश वाटर पानी आ रहा था, ताज़ा पानी, और वही कचरे को, डिब्रीज को, जो भी पानी के साथ आपने देखा होगा। अगर आप किंचर झील पाकिस्तान की गए हैं तो वहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि जो काई होती है, बेलें वगैरह होती हैं, तो पानी के साथ साथ जो है उसके ऊपर सतह पर हवा की, इसकी पानी की सतह पर आ रही होती हैं। सो वही चीज़ वहाँ पर भी थी। वी कॉट 2 फिश। अब चूँकि मछली पकड़ने आए थे तो लिहाजा उन्होंने 2 मछलियाँ पकड़ी। वेन वी गॉट बैक फॉर अ स्विम बिफोर लंच, और जब हम दोबारा वापस गए तैरने के लिए लंच से थोड़ा पहले, द लेक वॉज एग्जैक्टली वेयर वी हैड लेफ्ट इट। और जो लेक थी, जो झील थी, वो वहीं पर थी जैसा कि हमने छोड़ा था। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि लेक जो है वो सफ़र करना शुरू करके कहीं पहुंच जाएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि बिल्कुल वैसी ही खामोश से पानी, उसका कोई शोर शराबा नहीं, पुरसुकून सी जैसा कि वो छोड़ कर गए थे। ऐसा नहीं था जैसे समंदर में अगर आप जाते हैं ना, तो समंदर में कभी आप जाते हैं तो समंदर में खूब तेज़ लहरें आ रही होती हैं, खूब शोर शराबा हो रहा होता है, ऊंची ऊंची लहरें आ रही होती हैं। और कभी आप जाते हैं तो समंदर का साहिल बिल्कुल पुरसुकून होता है, हल्की हल्की लहरें आ रही होती हैं, कोई शोर नहीं होता, यानी तब्दीली एक नज़र आती है आपको। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि झील में कोई ऊंची ऊंची लहरें नहीं आती हैं। द सेम नंबर ऑफ इंचेस फ्रॉम द डॉक, और जाहिर है कि वो उतनी ही पानी, उतना ही दूर था जितना कि इससे पहले था उनकी कश्ती से, यानी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। एंड देयर वॉज ओनली द मेयरेस्ट सजेशन ऑफ अ ब्रीज, और हवा जो थी बस बहुत ही हल्की सी, कि हाँ बस है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत तेज़ हवा नहीं थी। देखिए सारे डिफरेंसेस वही हैं कि आप समंदर के पास आपको बहुत तेज़ हवाएं होती हैं, हवा महसूस होती है आपको, जबकि झील के पास ऐसा नहीं है। दिस सीम्ड एन इंटायरली इनचैंटेड सी, और ऐसा लग रहा था जैसे जब आप समंदर के पास जाएं और समंदर जो है वो खामोश हो, उसमें बहुत ऊंची लहरें नहीं आ रही हों, बिल्कुल धीमी धीमी सी लहरें चल रही हों, तो ऐसा लगता है कि जैसे समंदर जो है उस पर एक जादू सा हो गया, या वो आप पर एक जादू सा कर देता है। तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये भी एक जादू वाला समंदर है कि जो बिल्कुल खामोश है। दिस लेक यू कुड हैव टू इट्स ओन डिवाइसेस फॉर अ फ्यू आवर्स एंड कम बैक टू, कहते हैं अब ऐसा लगा था जैसे बस ये जैसी खुद है बस वैसी ही है। यानी अगर इसमें आप कश्ती ना चलाएं, इसमें आप कोई मूवमेंट ना करें, तो बस ये खुद ही आराम से सुकून से बहती रहेगी। एंड फाइंड दैट इट हैड नॉट स्टर्ड दिस कॉन्स्टेंट एंड ट्रस्ट वर्दी बॉडी ऑफ वाटर, और आप देखेंगे कि ये जो पानी है ये हिला नहीं, स्टर नहीं हुआ है, बिल्कुल भी हिला नहीं, जैसा है वैसा ही है। क्योंकि देखिए ये जो दरिया होते हैं या जो लेक होती है, इसके पानी को तो असल में दरिया फिर भी कहते हैं ना, दरिया तो क्या है, दरिया फिर भी उसमें पानी कभी तेज़ी से आता है, लेकिन झील वगैरह में जो पानी होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। अ स्कूल ऑफ फिश swam by, each fish with its small individual shadow doubling the attendance, so clear and sharp in the sunlight। और जो एक बड़ा सा कॉल था मछलियों का, छोटी छोटी मछलियों का जो एक बड़ा सा गौल था, अमूमन मछलियाँ जो है वो एक साथ जब चलती हैं तो उनके गौर को जो है वो स्कूल कहते हैं। तो जब वो पानी में तैर रही थी, पानी जो कि साफ़ सुथरा था, तो ऊपर से सूरज की रोशनी जब पड़ रही थी तो उनका अक्स डबल लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अगर थोड़ी हो तो लग रहा था बहुत ज़्यादा है, यानी वो बिल्कुल डबल नज़र आ रही थी सूरज की रोशनी में। सम ऑफ द अदर कैंपर्स वर इन स्विमिंग, कुछ और भी कैंप पर रहने वाले लोग वहाँ आए हुए थे और वो स्विमिंग कर रहे थे अलॉन्ग द शोर, साहिल के साथ साथ। वन ऑफ देम विद अ केक ऑफ सोप, कोई एक साबुन का टुकड़ा, साबुन भी ले आया था। केक ऑफ सोप का मतलब है साबुन की, जो हम उर्दू में कहते हैं साबुन की बट्टी, ठीक है, और अंग्रेज़ी में कहा जाता है केक ऑफ सोप। इसमें खाने वाला केक हरगिज़ पे नहीं है ये। इस केक का मतलब है वो पीस, वो साबुन का वो टुकड़ा, बस, या साबुन की वो बट्टी जो सही जब से कि वो लेकर आ गया। एंड द वाटर फेल थिन एंड क्लियर एंड इनसब्सटेंशियल, और पानी जो है वो ऐसा लगने लगा कि जैसे बहुत ही हल्का हो, बहुत ही धीमा पानी हो, और बिल्कुल ही पुरसुकून सा, साफ सा। देयर हैड बीन पीस एंड गुडनेस एंड ज्योलिटी, जैसे बता रहे ना। अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पे सुकून था,
वहाँ पे खुशी थी, वहाँ पे बहुत अच्छा सा वो लग रहा था। यानी फीलिंग्स जो वो बता रहे हैं वो सारी की सारी फीलिंग्स बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी वाली फीलिंग्स हैं। द ओनली थिंग दैट वॉज रॉन्ग नाउ, और अब बता रहे हैं एक चीज़ थी जो गलत थी, और अब थी वो क्या थी? रियली वॉज द साउंड ऑफ द प्लेस, एन अनफेमिलियर नर्वस साउंड ऑफ द आउटबोर्ड मोटर्स। कि वो जो वहाँ आउटबोर्ड मोटर्स जो थी, जिनके साथ इंजन लगे हुए थे मशीन के बड़े बड़े से, ज़ाहिर है वो जब समंदर जब वो झील में वो जब चल रही थी तो वो शोर मचा रही थी। तो वो शोर जो था वो उनको पहले, जब वो अपने बचपन में आए होंगे तो उस वक्त तो वैसी बोट नहीं थी, तो लिहाजा उन्हें वो शोर पसंद नहीं आया। दिस वॉज द नोट that jarred, the one thing that would sometimes break the illusion and set the ears moving. अच्छा, अब ये जो शोर था, ये उनके जो तस्वुर था, जो इल्यूजन उनको था, जो एक कि मैं वालिद की जगह पर हूँ और मेरा बेटा मेरी जगह पर है, वो फिर उनको वापस लेकर इस दुनिया में आ जाता, नए वक्त में आ जाता कि नहीं जनाब, आपके वक्त में सब कुछ नहीं था, अब आप एक नए वक्त में आए हुए हैं जहाँ पर कि ये सब कुछ मौजूद है, ये सब शोर शराबा मौजूद है। इन दोज अदर समर टाइम्स, और दूसरे गर्मियों के वक्त में, ऑल मोटर्स वर इन बोर्ड। अब बता रहे हैं हमारे वक्त में जो थी तमाम मोटर्स जो होती थी वो इन बोर्ड होती थी। एंड व्हेन दे वर एट अ लिटिल डिस्टेंस, और जब वो थोड़ी दूर होती थी, द नॉइज दे मेड वाज अ सिडेटिव एंड इंग्रेडिएंट ऑफ द समर स्लीप। जो दूर से वो आवाज़ आती थी उन बोट्स के आने की, तो ऐसा वो एकदम से एक नशे वाली सी आवाज़ होती थी। वो ऐसी होती थी कि जो आपको हल्की सी लोरी से सुना रही हो और आप आराम से उसकी आवाज़ में सो जाया करते थे। दे वर वन सिलेंडर एंड टू सिलेंडर इंजन्स। अब वो उसमें क्या थे, वो एक सिलेंडर या दो सिलेंडर के इंजन, बट दे ऑल मेड अ स्लीपी साउंड अक्रॉस द लेक। मगर वो सब के सब जो हैं झील के किनारे एक सोने वाली आवाज़ ऐसी पैदा करती थी जिससे कि आप सो जाएं आराम से, यानी डिस्टर्बिंग नहीं थी। द वन लंगर्स थ्रॉप्ड एंड फ्लटर्ड एंड द ट्विन सिलेंडर वंस पर्ड एंड दैट वाज अ क्वाइट साउंड टू। अब कभी कभार वो जो आवाज़ भी करती थी, कभी थोड़ी सी इंजन स्टार्ट होने की जो आवाज़ होती, लेकिन वो भी कोई ऐसी ख़तरनाक बुरी आवाज़ नहीं थी। बट नाउ द कैंपर्स ऑल हैड आउटबोर्ड्स। मगर अब जितने भी कैंपर्स थे, यानी कैंपर रहने वाले लोग थे, उनके पास आउटबोर्ड्स थी। इन द डे टाइम, इन द हॉट मॉर्निंग्स, दीज मोटर्स मेड अ पिटुलेंट इरिटेबल साउंड। At night, in the still evening, when the afterglow lit the water, they wheeled about one's ear like mosquito. अब ये कहते हैं कि रात को भी वो आवाज़ें तंग करती, परेशान करती और आपको बहुत इरिटेट करती, और दिन में ऐसा लगता है जैसे कोई मच्छर आपके कानों में भिन भिना रहा हो। अब ज़ाहिर है मच्छर के भिन भिनाने की आवाज़ कभी भी किसी को भी पसंद नहीं होगी। वी हैड अ गुड वीक एट द कैंप। बहरहाल उन्होंने कहा कि हमारा एक हफ़्ता जो था कैंप में बहुत अच्छा गुजरा। द सन शोन एंडलेसली डे आफ्टर डे, और सूरज भी चमकता रहा हर वक्त। वी वुड बी टायर्ड एट नाइट। अब चूँकि एंडलेसली इसलिए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिन जो होते हैं ना, गर्मियों के दिनों में सूरज जो होता है वो दिन जो होता है वो बड़ा होता है, तो काफ़ी देर तक सूरज जो है वो चमक रहा होता है। वी वुड बी टायर्ड एट नाइट एंड लाई डाउन in the accumulated heat of the little bedroom after the long hot day, and the breeze would stir almost imperceptibly outside, and the smell of the swamp drift in through the rusty screens. अब वह कहते हैं ज़ाहिर है कि जब रात को थक थक आकर सो जाते थे तो बहरहाल जो हल्की सी हवा होती थी या जो हल्का सा जो वो मौसम में एक थोड़ा सा डैम्पनेस होती थी जो रात को आपको, बस ये आप याद रखें कि अगस्त की रातें, जून जुलाई के मई रातें कैसी होती हैं, तो उसी तरह की रात ज़ाहिर है वो हुआ करती थी। तो बहरहाल वो वहाँ पे उसमें वहाँ लेट जाया करते थे। स्लीप वुड कम इजीली, एंड इन द मॉर्निंग द रेड स्क्वायरल वुड बी ऑन द रूफ टैपिंग आउट हिज हैप्पी रूटीन। अब जब सो जाते थे, बहरहाल थका हुआ इंसान अगर होगा ना दिन भर का, कभी बोटिंग कर रहा है, कभी स्विमिंग कर रहा है, कभी फिशिंग कर रहा है, तो ज़ाहिर है वो थक जाएगा, रात को उसको नींद भी आराम जल्दी आ जाएगी। तो लिहाजा कहते हैं जब सुबह हम उठते थे तो फिर हमें वो स्क्वायरल की गुलहरी जो है वो कैंप की छत पर, कैंप के जो ऊपर चलती हुई नज़र आती थी, और ये उसका रूटीन था और अच्छा लगता था उसको देखना। आई केप्ट रिमेंबरिंग एवरीथिंग लाइंग इन द बेड इन द मॉर्निंग। और सुबह बिस्तर में लेटे हुए मैं हर बात को याद करता था
तो अपनी सारी याददाश्त को याद किया करते थे, सारी चीज़ें उनकी जहन में आती रहती थी कि बचपन में कैसा था, क्या था, और वो अपने बच्चे के साथ उन्होंने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो ये ई.बी. वाइट का लिखा हुआ एक मज़मून है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। इसको बार बार ज़रूर सुनिएगा ताकि आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि जब एग्ज़ाम में आपके पास MCQs वगैरह आएँ और क्वेश्चंस आएँ तो आपको वो आप उसे आसानी से कर सकें, आपको वैसे ही सबक अच्छे से याद हो।